तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने जो हमारा रीमर था उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राइंडर को, कि ग्राइंडर क्या होता है, ग्राइंडर के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, तथा जो हमारे कटिंग टूल्स रहते हैं उनकी धार बनाने के लिए भी हम ग्राइंडर टूल का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ग्राइंडर को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी वीडियोस के बाकी के चैप्टर को नहीं देखा है, जो हमने पार्ट बाई पार्ट स्टार्ट किए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है हमारा ग्राइंडर? ग्राइंडर क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राइंडर होता क्या है। तो पढ़ते हैं। बोल रहा है यह एक प्रकार का कटिंग टूल है। क्या है? कटिंग टूल है जिसमें असंख्य छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं, जिनके द्वारा धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटा जाता है। तो फ्रेंड्स, ग्राइंडर आप सभी ने नॉर्मली तौर पर देखा होगा। आपकी जो वर्कशॉप है, आप वर्कशॉप में या आपने दुकान वगैरह पर भी देखा होगा, जो हमारा ग्राइंडर टूल रहता है उसमें क्या रहता है, छोटे छोटे कटिंग एज रहते हैं, जिनके द्वारा हम धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं। पार्ट्स को अधिक शुद्धता में बनाने और फ्रेश करने के लिए ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। कटिंग टूल की धार तेज करने के लिए भी ग्राइंडर टूल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पार्ट्स को जब हमें ज़्यादा शुद्धता में बनाना होता है तो उसके लिए हम ग्राइंडर का यूज करते हैं। अब आ जाता है ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील क्या रहता है? ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसमें असंख्य कटिंग एज होते हैं। ग्राइंडिंग व्हील किससे बनाया जाता है? एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड से मिलाकर बनाते हैं। जो ग्राइंडिंग व्हील रहते हैं हमारे एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड से मिलाकर हम उसको बनाते हैं। अब आ जाता है ग्राइंडिंग व्हील का निर्माण, मतलब ग्राइंडिंग व्हील को कैसे बनाते हैं। तो बोल रहा है ग्राइंडिंग व्हील को निम्नलिखित आधारभूत तत्वों से मिलाकर बनाते हैं। पहला है एब्रेसिव, दूसरा है बॉन्ड। मतलब जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एब्रेसिव और बॉन्ड। तो पहला आ जाता है हमारा एब्रेसिव। तो क्या बोल रहा है, यह एक बहुत ही कठोर एवं तपकणों वाला पदार्थ है। जो एब्रेसिव रहता है बहुत ही कठोर और तपकणों वाला पदार्थ रहता है। एब्रेसिव कण ही कटिंग का कार्य करते हैं। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है उसमें कौन कटिंग करता है? एब्रेसिव कण। एब्रेसिव कण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है हमारा प्राकृतिक एब्रेसिव। तो क्या बोल रहा है, इस प्रकार के एब्रेसिव प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। जो एब्रेसिव रहते हैं प्राकृतिक एब्रेसिव प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। जैसे प्राकृतिक एब्रेसिव में कौन कौन से एब्रेसिव आ जाते हैं हमारे? एमरी, डायमंड, कोरंडम आदि। इस एब्रेसिव में काटने वाले तत्व कम होते हैं और अशुद्धियां अधिक होती हैं। इनके ग्रेन्स का साइज भी एक समान नहीं रहता। इसलिए प्राकृतिक रूप से बने एब्रेसिव से बने ग्राइंडिंग व्हील बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए ऐसे एब्रेसिव से बने ग्राइंडिंग व्हील बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं, रफ ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग होते हैं। मतलब जो हमारे प्राकृतिक एब्रेसिव रहते हैं वो क्या रहते हैं, उनमें काटने वाले तत्व कम होते हैं, इसलिए इनका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। अब नोट क्या बोला है, प्राकृतिक एब्रेसिव में हीरा सबसे अच्छा एब्रेसिव है। मतलब जो हमारे प्राकृतिक एब्रेसिव रहते हैं उसमें जो हीरा है वो सबसे अच्छा एब्रेसिव है, लेकिन महंगा होने के कारण इसका प्रयोग कम किया जाता है। अच्छा एब्रेसिव तो है हीरा, लेकिन महंगा होने के कारण इसका प्रयोग कम किया जाता है। पहला एब्रेसिव हो गया हमारा कृत्रिम एब्रेसिव, सॉरी प्राकृतिक एब्रेसिव। दूसरा आ जाता है हमारा कृत्रिम एब्रेसिव। अब कृत्रिम एब्रेसिव क्या होता है? तो सेकंड आ जाता है हमारा कृत्रिम एब्रेसिव। अब कृत्रिम एब्रेसिव क्या रहता है? जो एब्रेसिव कृत्रिम रूप से बनाकर प्रयोग में लाए जाते हैं। कृत्रिम रूप से मतलब फ्रेंड, जिन्हें हम अपने द्वारा हाथों द्वारा बनाते हैं, हम अपने तरीके से उसमें गुण गुण डालते हैं, तो उसको ही बोलते हैं कृत्रिम एब्रेसिव। इस एब्रेसिव को इलेक्ट्रिक फर्नेस में तैयार किया जाता है। किस फर्नेस में? इलेक्ट्रिक फर्नेस में तैयार किया जाता है। इस एब्रेसिव में काटने वाले तत्व अधिक होते हैं और इनके ग्रेन्स का साइज भी एक जैसा होता है। कृत्रिम एब्रेसिव निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अब जो कृत्रिम एब्रेसिव रहते हैं फ्रेंड्स, वो भी दो प्रकार के होते हैं। उसमें पहला आ जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा आ जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो पहले देख लेते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या रहता है? बोल रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए बॉक्साइट नामक खनिज का प्रयोग किया जाता है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है उसे बनाने के लिए बॉक्साइट नामक खनिज का यूज करते हैं। इसका रंग नीला या लाल भूरा होता है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है उसका रंग क्या रहता रहता है? नीला या लाल भूरा रहता है। इस एब्रेसिव का प्रयोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले पदार्थों को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ में कौन कौन से आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारे? एलआई स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, रॉट आयरन इत्यादि। इस एब्रेसिव को अंग्रेजी के अक्षर ए से दर्शाते हैं। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव रहता है उसे किससे दर्शाते हैं? उसे ए से दर्शाते हैं। दूसरा आ जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन और कार्बन के मिश्रण को सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। इसका प्रयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले पदार्थों की ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कास्ट आयरन, पीतल, तांबा, कांसा, एल्यूमिनियम, रबर, संगमरमर, सीसा, प्लास्टिक आदि को ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर से दर्शाते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सी से दर्शाते हैं। किससे? सी से।
सिलिकॉन कार्बाइड का रंग चमकदार काला या हरा होता है। रंग कैसा रहता है? काला या हरा होता है, इसलिए इसे भी दो भागों में बांटा गया है। जो सिलिकॉन कार्बाइड रहता है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो उसमें कौन सा है? पहला ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड। इसका प्रयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं की सरफेस ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। दूसरा आ जाता है हरा सिलिकॉन कार्बाइड। यह हरे रंग का होता है। इसका प्रयोग विशेषकर सीमेंटेड कार्बाइड टूलों को ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। नोट क्या बोल रहा है? सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस 9.87, जबकि हीरे की जो हार्डनेस रहती है कितनी रहती है? 10 रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा जाता है। अब आ जाता है बॉन्ड। एब्रेसिव फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया है। अब दूसरा आ जाता है हमारा बॉन्ड। अब बॉन्ड का क्या यूज रहता है? तो बोल रहा है यह एक ऐसा पदार्थ है जो एब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में जोड़कर किसी आकार में लाता है, उसे बॉन्ड कहते हैं। हाँ, तो बॉन्ड क्या रहता है? मतलब ये जो बॉन्ड रहता है वो हमारे एब्रेसिव गेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो फ्रेंड ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि जो बॉन्ड रहता है उसका काम क्या रहता है? तो एब्रेसिव गेंस को जोड़ता है। आगे क्या बोल रहा है? यह केवल एब्रेसिव गेंस को जोड़ता है, कटिंग का काम नहीं करता है। मतलब जो बॉन्ड रहता है वो केवल एब्रेसिव गेंस को जोड़ता है, कटिंग का काम नहीं करता है। बॉन्ड की कठोरता की मापी ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड कहलाती है। जो बॉन्ड की कठोरता रहती है वही हमारा ग्राइंडिंग व्हील का क्या कहलाता है? ग्रेड कहलाता है। अब बॉन्ड निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। बॉन्ड के भी प्रकार रहते हैं। तो पहला आ जाता है विट्रीफाइड बॉन्ड। अब विट्रीफाइड बॉन्ड क्या रहता है? इस प्रकार का बॉन्ड एक प्रकार की मिट्टी है जिसे चीनी मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी के साथ एब्रेसिव कणों को मिलाकर लगभग ग्राइंडिंग व्हील की आकृति तैयार की जाती है। लगभग 75% ग्राइंडिंग व्हील इस बॉन्ड वाले प्रयोग में लाए जाते हैं। साधारण कारों के लिए विट्रीफाइड बॉन्ड वाले व्हील का ही प्रयोग करते हैं। इस बॉन्ड के व्हील पर पानी, तेल या तेजाब का असर नहीं पड़ता है। इस बॉन्ड वाले व्हील की सरफेस स्पीड 2000 मीटर पर मिनट रखी जा सकती है। इस बॉन्ड को भी से दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि जो हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड रहता है इसका ही अधिकतर हम यूज करते हैं। क्या बोला है? 75% ग्राइंडिंग व्हील इसके ही प्रयोग में लाए जाते हैं। किसके? विट्रीफाइड बॉन्ड के। साधारण कारों के लिए विट्रीफाइड बॉन्ड का ही यूज करते हैं, क्योंकि इस पर पानी, तेल, तेजाब का कोई भी असर नहीं पड़ता है। और इसकी सरफेस स्पीड की बात करें तो 2000 मीटर पर मिनट रखी जाती है। और इस बॉन्ड को किससे दर्शाते हैं? भी से दर्शाते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा सिलिकेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को सिलिकेट ऑफ सोडा और एब्रेसिव गेंस को मिलाकर बनाया जाता है। किसको? सिलिकेट ऑफ सोडा और एब्रेसिव गेंस को मिलाकर बनाया जाता है। यह बहुत ही सॉफ्ट बॉन्ड है। कैसा है? बहुत ही सॉफ्ट, मतलब मुलायम बॉन्ड है जो कणों को ज्यादा मजबूती से नहीं पकड़ता है। इस बॉन्ड का प्रयोग कटिंग टूल्स की धार तेज करने के लिए किया जाता है, जैसे ड्रिल, रीमर, मिलिंग कटर आदि। इसे अंग्रेजी के अक्षर एस से दर्शाते हैं। जो हमारा सिलिकेट बॉन्ड रहता है इसको किससे दर्शाते हैं? अंग्रेजी के एस अक्षर से। अब थर्ड आ जाता है हमारा सैलॉक बॉन्ड। सैलॉक बॉन्ड क्या रहता है? इस बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग हल्के कार्यों और अधिक फिनिश लाने के लिए किया जाता है, जहां उच्च पॉलिश की आवश्यकता हो, जैसे सेफ्टी रेजर ब्लेड, प्रिंसटन, किंगशाफ्ट आदि। इस बॉन्ड को अंग्रेजी के अक्षर किससे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं। जो सैलॉक बॉन्ड रहता है उसको ई से दर्शाते हैं। अब 4 नंबर का जाता है हमारा रेजिनाइड या बेकेलाइट बॉन्ड। रेजिनाइड या बेकेलाइट बॉन्ड क्या रहता है? यह एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बेकेलाइट है। क्या है? सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे बेकेलाइट है। रेजिन ब्रोजा के पाउडर तथा एब्रेसिव कणों के मिश्रण से रेजिनाइड बॉन्ड वाले व्हील बनाए जाते हैं। किसके? रेजिन ब्रोजा के पाउडर और एब्रेसिव कणों के मिश्रण से बनाया जाता है। इस बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील को दूसरे बॉन्ड वाले व्हील की अपेक्षा क्या करते हैं? अधिक स्पीड पर चला सकते हैं। अधिक स्पीड पर बात आ जाए तो वहां पर हमारा रेजिनाइड बॉन्ड कहलाता है। इस बॉन्ड वाले व्हील का अधिकतर प्रयोग ढलाई के कारखानों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ढलाई के कारखानों में, जिससे कास्टिंग की हुए पार्ट्स को आसानी से ग्राइंडिंग किया जा सके। इसका प्रयोग पार्टों को दो भागों में काटने के लिए भी किया जाता है। जो रेजिनाइड बॉन्ड रहता है इसका प्रयोग पार्टों को दो भागों में काटने के लिए भी किया जाता है। किससे दर्शाते हैं? तो इस बॉन्ड को अंग्रेजी के अक्षर बी से दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी आपको याद रखना है, अभी इनसे ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाता है हमारा रबर बॉन्ड। क्या बोला? एब्रेसिव कॉमर रबड़ और गंधक के मिश्रण से रबर बॉन्ड व्हील बनाए जाते हैं। एब्रेसिव हुआ, रबड़ हुआ और गंधक के मिश्रण से क्या बनते हैं? हमारे रबर बॉन्ड व्हील बनते हैं। रबर बॉन्ड के व्हील 0.08 mm तक पतले बनाए जा सकते हैं। इनके द्वारा अधिक धातु नहीं काटी जाती है, इसलिए इसका प्रयोग स्लॉट बनाने, फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। इस बॉन्ड को अंग्रेजी के अक्षर आर से दर्शाते हैं। जो रबर बॉन्ड रहता है इसका प्रयोग स्लॉट वगैरह बनाने के लिए करते हैं। और कितने तक तक पतले बनाए जाते हैं? 0.08 mm तक पतले बनाए जाते हैं। अब आ जाता है ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। इस प्रकार का बॉन्ड का व्हील एब्रेसिव गेंस को मैग्नीशियम के ऑक्साइड और क्लोराइड के साथ मिलाकर बनाया जाता है। किसके साथ? मैग्नीशियम के ऑक्साइड और क्लोराइड के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इस बॉन्ड को कूल सेटिंग बॉन्ड भी कहते हैं। कौन सा बॉन्ड? कूल सेटिंग बॉन्ड। इसके द्वारा कटिंग करते समय बहुत कम गर्मी उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग शुष्क ग्राइंडिंग, सूखा ग्राइंडिंग, ड्राई ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है।
इसका प्रयोग रेजर ब्लेड उद्योग में ज़्यादा किया जाता है। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे ऑक्सी से दर्शाते हैं। जो ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड रहता है उसे किससे दर्शाते हैं? OX बाय ऑक्सी से दर्शाते हैं। अब आ जाता है हमारा 7वें नंबर का बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? मेटल या मेटेलिक बॉन्ड। इस प्रकार के व्हील सॉफ्ट मेटल व एब्रेसिव को पिघलाकर डाई कास्टिंग मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। इसके लिए मुख्यतः डायमंड एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है। जो मेटल या मेटेलिक बॉन्ड रहता है उसमें कौन सा एब्रेसिव का यूज करते हैं? डायमंड का। इन व्हीलों का प्रयोग सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूलों की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? सीमेंटेड कार्बाइड जो टिप टूल ग्राइंडिंग व्हील रहते हैं उसके लिए हम किसका करते हैं? मेटल या मेटेलिक बॉन्ड का यूज करते हैं। और किससे दर्शाते हैं? इसे अंग्रेजी के अक्षर M से दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ बॉन्ड भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाता है हमारा ग्रिट। ये लिखा है ग्रिट या ग्रेन साइज। ग्रिट या ग्रेन साइज क्या रहता है? तो फ्रेंड ध्यान से सुनिए। बोल रहा है एब्रेसिव को हैमरिंग व रोलिंग द्वारा पीस कर, मतलब हैमरिंग मतलब हैमर से कूट कर और रोलिंग करके बारीक कणों के रूप में बना लिया जाता है। जो ग्रेट या ग्रेन साइज रहता है तो क्या करते हैं? एब्रेसिव को हमने पीस लिया, फिर भिन्न भिन्न साइज की छलनियों में छानकर कणों की ग्रेडिंग की जाती है और इस प्रकार ग्रेन साइज को छलनी के अनुसार नंबर दे दिया जाता है। चलनी पर प्रति वर्ग इंच में जितने छिद्र बने होते हैं उसी के अनुसार एब्रेसिव कणों की साइज की श्रेणियों में बांट दिया जाता है। ग्रेन साइज को 4 वर्गों में बांटा गया है जो कि 10 से लेकर कहाँ तक होती है? 600 तक होती है। जो ग्रेन साइज रहती है 10 से 600 तक होती है। सबसे पहले 10 सुराखों वाली छलनी में कणों को छाना जाता है तो कण 10 नंबर से निकलकर 12 सुराखों वाली छलनी में रुक जाते हैं। इन कणों का साइज 10 नंबर होगा। 10 नंबर के कण सबसे मोटे साइज के और 600 नंबर के कण आटे के साइज के फ्लोर साइज के होते हैं। इसमें 16 से 120 साइज के एब्रेसिव सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब आ जाती ये आ गई हमारी ग्रेन साइज। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ग्रेन साइज समझना होगा। ग्रेन साइज क्या रहता है फ्रेंड? जो हमारे एब्रेसिव रहते हैं उसको हम क्या करते हैं? हैमरिंग द्वारा कूट लेते हैं या रोलिंग करके बना लेते हैं। अब वो एब्रेसिव का यूज क्या रहता है फ्रेंड्स की जैसे इसको बांटा गया है 10 से लेकर 600 नंबर तक। अब 10 से 10 नंबर में कौन से आते हैं? हमारे बहुत मोटे कण, मतलब जिसमें मोटे कण रहते हैं। और 600 नंबर में आते हैं बिल्कुल बारीक, जैसे हमारा आटे का साइज आटा रहता है उसके जैसे बारीक आते हैं। तो क्या रहता है? जो कोर्स रहते हैं, कोर्स व्हील रहते हैं, उनका प्रयोग हम पदार्थ को जल्दी काटने के लिए, जैसे हमें कोई जॉब जल्दी काटना है तो उसके लिए हम कोर्स व्हील का यूज करेंगे। अगर हमें ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो फाइन का यूज करेंगे। तो यही हमारी ग्रेन साइज रहती है। तो इसको 10 से लेकर 600 तक बांटा गया है। तो इसमें कोर्स जो कोर्स हमारी ग्रेन रहती है वो कहाँ रहती है? 10 से लेकर 24 तक। फ्रेंड इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे डायरेक्ट नंबर बोल देगा कि 46 नंबर किस, मतलब ग्रेन साइज किसके अंतर्गत आता है? कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कोर्स आपको याद रखना है। कोर्स कहाँ तक रहता है हमारा? 10 से 24 तक। मीडियम कहाँ से रहता है? 30 से 60 तक। फाइन 80 से 180 तक। और वेरी फाइन 220 से 600 तक। मतलब 10 से लेकर 24 के बीच में जो भी डिजिट आ रहा है वो हमारा कोर्स के अंतर्गत आएगा। 30 से लेकर 60 तक आ रहा है वो मीडियम में आएगा। 80 से 180 आ रहा है वो हमारा फाइन में आएगा। और 220 से 600 तक आ रहा है तो वो हमारा वेरी फाइन में आएगा। तो फिर आशा करता हूँ ग्रेन साइज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा ग्रेड। ग्रेड क्या रहता है? बोल रहा है जितनी सख्ती से बॉन्ड, अभी हमने बॉन्ड पढ़ा था, एब्रेसिव कणों को पकड़ता है या जोड़ता है उसे व्हील की हार्डनेस या ग्रेड कहते हैं। मतलब जो हमारा बॉन्ड रहता है तो एब्रेसिव कणों को जितनी पकड़ता है, मतलब जितनी सख्ती से पकड़ता है उसे ही हम व्हील की हार्डनेस या ग्रेड बोलते हैं। व्हील की कठोरता बॉन्ड की मात्रा पर निर्भर करती है। जो व्हील की कठोरता रहती है किस पर निर्भर करती है? बॉन्ड की मात्रा पर निर्भर करती है। ग्रेड के अनुसार ए से जेड तक व्हील पाए जाते हैं। जो ग्रेड रहता है उसके अनुसार ए से जेड तक व्हील पाए जाते हैं। ए ग्रेड वाला व्हील सॉफ्ट और जेड ग्रेड वाला व्हील हार्ड होता है। मतलब ए ग्रेड वाला जो व्हील रहता है वो सॉफ्ट रहता है और जेड ग्रेड वाला हार्ड रहता है। हार्ड धातु के लिए सॉफ्ट ग्रेड, मतलब हार्ड धातु के लिए सॉफ्ट ग्रेड व्हील का प्रयोग करेंगे और सॉफ्ट धातु के लिए हार्ड ग्रेड व्हील का प्रयोग करते हैं। BIS के अनुसार ग्रेड को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन से ग्रेड है हमारा? पहला है हमारा सॉफ्ट। सॉफ्ट ग्रेड कहाँ से कहाँ तक रहता है? ए से एच तक। आपको ये भी याद रखना है कि ए से एच तक हमारा सॉफ्ट ग्रेड में आता है। आई से पी तक हमारा मीडियम ग्रेड में आता है। और क्यू से जेड तक हमारा हार्ड ग्रेड में आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ग्रेड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा संरचना, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? बोल रहा है ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड के बीच जितना अंतर खाली स्थान होता है उसे व्हील की स्ट्रक्चर या ग्रेन स्पेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। या स्ट्रक्चर का अर्थ है ग्राइंडिंग व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कण और बॉन्ड की मात्रा का अनुपात। मतलब फ्रेंड्स
जो हमारे एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड के बीच, जैसे एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड को हमने मिला दिया, तो उन दोनों के जो बीच में जो गैप रहता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब जो खाली स्थान रहता है उसको ही हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर को कितने नंबरों में इंगित किया गया है, 1 से 16 नंबर तक। स्ट्रक्चर 1 से 16 नंबर तक रहती है। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, यदि बॉन्ड ज्यादा होंगे, मतलब बॉन्ड हमारे ज्यादा होंगे और एब्रेसिव कण कम होंगे, तो कणों की आपसी दूरी ज्यादा होगी। फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, अगर बॉन्ड ज्यादा मात्रा में होंगे और एब्रेसिव कण कम होंगे तो कणों की आपसी दूरी ज्यादा होगी, जिसे हम कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। दूसरा क्या बोल रहा है, जब बॉन्ड में अब हमारे क्या है, एब्रेसिव कण ज्यादा है और बॉन्ड कम है, तो कणों की आपसी दूरी बहुत कम हो जाती है। उसे ही हम कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसे हम डेंस स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा गया है, तो दो स्ट्रक्चर कौन सी है, दो स्ट्रक्चर हैं, डेंस और ओपन। डेंस स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक रहती है, 1 से 8 तक, और ओपन स्ट्रक्चर रहती है 9 से 16 तक। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, डेंस स्ट्रक्चर। अब फ्रेंड डेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है, डेंस स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडिंग व्हील प्राय हार्ड और ब्रिटल भंगुर धातुओं पर और ऐसे कार्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं जहां पर स्मूथ फिनिश लानी होती है। स्मूथ फिनिश के लिए कौन सी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, डेंस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ओपन स्ट्रक्चर क्या रहता है, ओपन स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडिंग व्हील प्राय सॉफ्ट और टफ और ऐसे कार्यों पर प्रयोग में लाए जाते हैं जहां पर अधिक गहरा कट लेना हो और ज्यादा फिनिशिंग की आवश्यकता ना हो। तो फ्रेंड डेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम जब करते हैं जब धातु पर हमें स्मूथनेस मतलब फिनिशिंग लानी होती है, और ओपन स्ट्रक्चर का प्रयोग जब करते हैं जब हमें ज़्यादा फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती, मटेरियल को जल्दी काटना होता है, तो वहाँ पर हम कौन सी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा व्हील का साइज। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है उसका साइज कैसे लेते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील का साइज कैसे लेते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बोल रहा है ग्राइंडिंग व्हील का साइज निम्नलिखित से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, व्हील का बाहरी व्यास, दूसरा पॉइंट है व्हील की मोटाई, थर्ड पॉइंट है व्हील का बोर साइज। तो व्हील की बाहरी व्यास कितना है, 180 mm, व्हील की मोटाई हो गई 13 mm, और व्हील का जो बोर साइज है वो हो गया 31 mm। तो इसको कैसे समझते हैं, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 180 mm क्या बोल रहा है, व्हील का बाहरी व्यास। तो जैसे कोई भी ग्राइंडिंग व्हील है तो ये इसका क्या रहता है, पूरा बाहरी व्यास रहता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 mm, ये यहाँ पर दिखाया गया है। अब क्या बोल रहा है, व्हील की मोटाई, तो ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहेगा, तो ये हमारी इसकी हो गई मोटाई, ये मोटाई कितनी दिखा रहा है 13 mm। और बोर साइज, तो व्हील के अंदर ऐसा ये हमारा एक बोर बना रहता है, तो बोर साइज कितना है हमारा 31 mm। तो इस तरह हम व्हील का साइज दर्शाते हैं, किस किस से, व्हील का बाहरी व्यास, व्हील की मोटाई और व्हील के बोर साइज से इसका व्यास सॉरी साइज दर्शाते हैं। अब आ जाता है ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग। इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन 100% आपके पेपर में पूछा ही जाता है। क्या बोल रहा है, ग्राइंडिंग व्हील पर उसके विवरण के अनुसार कुछ नंबरों और अक्षरों में प्रतीक लिखे रहते हैं, जिससे उनको पढ़कर व्हील का पूर्ण विवरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 49C, 46H5V18 का क्या अर्थ है, तो 49 का मतलब क्या हो गया, ये तो हमारा मैन्युफैक्चर सिंबल हो गया। सी हमारा किसको दर्शाता है फ्रेंड्स, सी हमारे किसको दर्शाता है, एब्रेसिव को दर्शाता है। तो एब्रेसिव कौन सा है हमारा, सी। सी किसको दर्शाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को दर्शाता है। 46 किसको दर्शाता है फ्रेंड्स, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ग्रेन साइज में, तो ये किसको दर्शाता है, ग्रेन साइज को। कौन सी है ये, 46 किसके अंतर्गत आता है, 10 से लेके 24 तक हमारा आता है कोर्स, 30 से 60 आता है हमारा मीडियम, तो ये क्या हो गया हमारा मीडियम। एच किसको दर्शा रहा है, एच हमारे ग्रेड को दर्शा रहा है, तो ग्रेड कौन सा है हमारा, सॉफ्ट ग्रेड है। उसके बाद भी किसको दर्शा रहा है, भी बॉन्ड को दर्शा रहा है, कौन सा बॉन्ड है हमारा, विट्रीफाइड बॉन्ड। और 18 किसको दर्शा रहा है, तो ये कंपनी का अपना नंबर है। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ये हमारा ओमेगा बना है, ओमेगा डब्ल्यू जैसा बना है, ये हमारा ओमेगा है। क्या बोल रहा है, ओमेगा ए 46K5B17। तो ये तो हमारा हो गया कंपनी का मैन्युफैक्चर सिंबल। ए किसको दर्शाता है, तो ये हमारे एब्रेसिव को दर्शाता है। एब्रेसिव में कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 46 किसको दर्शा रहा है, ग्रेन साइज को, जो कि मीडियम है। और के किसको दर्शा रहा है, के भी हमारे ग्रेड को दर्शा रहा है, जो कि मीडियम है। बी किसको दर्शा रहा है, बॉन्ड को दर्शा रहा है, जो कि हमारा बेकेलाइट या रेजिनाइट बॉन्ड है। 17 किसको दर्शा रहा है, कंपनी का प्रतीक। और जो 5 है वो किसको दर्शा रहा है, हमारा व्हील का स्ट्रक्चर जो कि डेंस है। तो ऐसे इसको समझते हैं। एक और दिया है तो आपको दो में समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है व्हील को बांधना। व्हील को बांधना क्या रहता है, व्हील को हम कैसे बांधते हैं, तो बोल रहा है ग्राइंडिंग व्हील को ग्राइंडिंग मशीन के स्पिंडल या आर्बर पर बांधने से पहले व्हील की जांच या परख कर लेनी चाहिए कि व्हील कहीं से क्रैक तो नहीं है। व्हील को परखने के लिए उसे एक धागे से बांधकर
और मैलेट से लटकाकर मैलेट से हल्की सी चोट मारनी चाहिए। चोट लगाने से यदि टन टन की आवाज़ आती तो समझना चाहिए कि भील ठीक है। यदि डल या भारी आवाज़ आती तो समझना चाहिए कि भील कहीं से क्रैक है। नोट क्या बोला है, साधारणतः भील का बोर साइज मशीन स्पिंडल से 0.005 इंच बड़ा होना चाहिए। जो भील का जो बोर साइज रहता है मशीन स्पिंडल से कितना बड़ा होना चाहिए, 0.005 इंच बड़ा होना चाहिए। अब फ्रेंड्स ये क्या बोल रहा है, भील को बांधना। फ्रेंड्स भील को बांधने का मतलब ये है कि जब हम ग्राइंडिंग व्हील को ग्राइंडिंग मशीन के स्पिंडल पर बांधते हैं तो उसकी हमें जांच कर लेनी चाहिए। अब जांच करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम एक धागे में बांध लेते हैं और उसको लटकाकर क्या करते हैं, हम मैलेट जो हमारा मैलेट हैमर रहता है उससे हल्की सी चोट मारते हैं। यदि चोट लगाने पर टन टन की आवाज़ आती है तो हमारा भील सही है। यदि डल या भारी आवाज़ आती है तो हमारा भील कहीं से क्रैक है। तो ये ऐसे उसको चेक किया जाता है। अब आ जाता है हमारा भील का संतुलन करना या बैलेंसिंग। तो क्या बोल रहा है, भील के संतुलन से अभिप्राय है कि भील का भार हर तरफ से एक समान हो। मतलब भील के संतुलन से अभिप्राय है कि जब हम भील को घुमाते हैं, जो हमारा भील गोल गोल घूमता है तो उसका भार हर तरफ से एक समान होना चाहिए। इसके लिए भील को मैंडल पर चढ़ाकर बैलेंसिंग यूनिट को घुमाकर देखा जाता है। यदि हर बार घुमाने पर भील का कोई विशेष किनारा ही नीचे आकर रुके तो समझ जाना चाहिए कि भील का वह किनारा भारी है। यदि इस व्हील को ग्राइंडिंग मशीन पर प्रयोग करेंगे तो स्पिंडल बेरिंग को खराब कर सकता है। इसलिए व्हील के केंद्रीय छिद्र में इसके किनारे के विपरीत सीसा धातु को भर दिया जाता है। अब फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, व्हील का संतुलन करना। अब फ्रेंड्स हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसका भार हर तरफ से एक समान है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ से उसका भार ज़्यादा आ रहा है और एक तरफ से उसका भार कम आ रहा है, तो उसको भी चेक करना पड़ता है। उसके लिए क्या करते हैं, व्हील को हम मैंडल पे, अब मैंडल क्या रहता है फ्रेंड्स, मैंडल में बीच में हम व्हील को बांध लेते हैं और उसको घुमा कर देखते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, निशान वगैरह लगा देते हैं। अगर बार बार वही निशान नीचे आ रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि भील का वह किनारा भारी है। अब भारी अगर किनारा है तो उसके लिए क्या उपाय है, तो क्या रहता है, जिस तरफ से वो भारी रहता है उसकी दूसरी तरफ हम कौन सी धातु, लेड धातु को लगा देते हैं या लेड धातु को भर देते हैं, तो उससे हमारा वजन क्या रहता है, कंट्रोल हो जाता है। अब आ जाता है लोडिंग ऑफ व्हील। लोडिंग ऑफ व्हील क्या रहता है, बोल रहा है ग्राइंडिंग करते समय जब धातु के कण व्हील के एब्रेसिव कणों में फंस जाते हैं और जब व्हील धातु काटना बंद कर देता है तो उसे लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं। इस प्रकार का व्हील ग्राइंडिंग करने पर ज्यादा गर्मी या ताप उत्पन्न करता है। इस दोष को, यह दोष व्हील पर नरम धातु ग्राइंड करने से आता है। एक मिनट फ्रेंड्स, नरम धातु ग्राइंड करने से आता है। इस दोष को व्हील ड्रेसर द्वारा ड्रेसिंग करके दूर किया जा सकता है। अब फ्रेंड लोडिंग ऑफ व्हील क्या रहता है, जब हम ग्राइंडिंग व्हील पर किसी जॉब को ले जाकर ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें क्या रहता है, जो हमारी धातु के छोटे छोटे कण फंस जाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, लोडिंग ऑफ व्हील। तो इसको लोडिंग ऑफ व्हील के दोष को किससे दूर करते हैं, व्हील ड्रेसर द्वारा। अब आ जाता है ग्लेजिंग ऑफ व्हील। अब ग्लेजिंग ऑफ व्हील क्या रहता है, बोल रहा है जब ग्राइंडर व्हील बहुत ही हार्ड ग्रेड का होता है, मतलब जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है वो क्या रहता है, बहुत हार्ड ग्रेड का रहता है। जब बॉन्ड की अपेक्षा, जो हमारा बॉन्ड की अपेक्षा एब्रेसिव कण घिस जाते हैं तो उस समय व्हील का फेस शीशे की तरह चमकदार हो जाता है और कटिंग करना बंद कर देता है, उसी ग्लेजिंग ऑफ व्हील कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या रहता है, जो हमारा ग्लेजिंग ऑफ व्हील रहता है उसमें क्या रहता है, जब हमारा व्हील बहुत ही हार्ड ग्रेड का रहता है तो क्या रहता है कि उसमें जो हमारे एब्रेसिव कण है वो कटाई करना बंद कर देते हैं। अब कटाई करना बंद कर देते हैं तो हमारा व्हील का जो फेस रहता है वो शीशे की तरह चमकने लगता है, मतलब वो थोड़ा चमकने लगता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग ऑफ व्हील बोलते हैं। इस दोष को भी किससे दूर किया जाता है, व्हील ड्रेसर द्वारा ड्रेसिंग करके दूर किया जाता है। अब आ जाता है ट्रूइंग ऑफ व्हील। ट्रूइंग ऑफ व्हील क्या रहता है, जब किसी ग्राइंडिंग व्हील को ग्राइंडिंग मशीन के स्पिंडल पर बांधा जाता है तो व्हील के फेस को मशीन के संकेंद्रिक चलाने के लिए, मतलब कंसेंट्रिक चलाने के लिए कार्यक्रिया की जाती है। इस कार्यक्रिया को करने के लिए ड्रेसिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। इस कार्यक्रिया को करने से व्हील अपनी धुरी पर सही घूमता है। अब फ्रेंड ड्रेसिंग क्या रहता है, ड्रेसिंग रहता है जब ग्राइंडिंग व्हील ग्लेजिंग या लोडिंग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ग्लेजिंग या लोडिंग हो जाते हैं तो उनके काटने की क्षमता कम हो जाती है। इस दोष, यह काटने की क्षमता दोबारा लाने के लिए एक कार्यक्रिया की जाती है जिसे ड्रेसिंग कहते हैं। ड्रेसिंग करने के लिए ड्रेसिंग टूल का प्रयोग करते हैं। जो हमारी ड्रेसिंग क्रिया रहती है उसको करने के लिए किस टूल का यूज करते हैं, ड्रेसिंग टूल का यूज करते हैं। अब तो उसमें आ जाता है व्हील ड्रेसर। क्या बोल रहा है, यह एक प्रकार का टूल होता है जिसका प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील की ट्रूइंग या ड्रेसिंग करने के लिए करते हैं। प्रायः व्हील रेसर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये नोट क्या बोल रहा है, स्टार व्हील रेसर को हंटिंगटन रेसर भी कहते हैं। कौन सा रेसर कहते हैं, स्टार व्हील रेसर को हंटिंगटन रेसर भी कहते हैं। अब आ जाता है पहला हमारा स्टील रेसर। क्या बोल रहा है, इसमें हार्ड की हुई कई रोटरी व्हील लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रोटरी व्हील लगे होते हैं।
जिनकी कटिंग सरफेस उनकी पर्दी पर होती हैं। इसका प्रयोग कोर्स ग्रेन वाले एब्रेसिव व्हील पर किया जाता है। कोर्स ग्रेन वाले एब्रेसिव व्हील पर कौन से ड्रेसर का यूज करेंगे? स्टील ड्रेसर। दूसरा आ जाता है हमारा एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर क्या रहता है? बोल रहा है इसे एब्रेसिव मटेरियल से गोल या स्क्वायर आकार में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? गोल या चौकोर हम इसको बना लेते हैं। यह हल्के ड्रेसिंग कार में, हल्के ड्रेसिंग कार में कौन सी? एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर का यूज करेंगे। थर्ड आ जाता है डायमंड ड्रेसर। इस ड्रेसर में एक होल्डर होता है जिसे एक सिरे पर डायमंड फिट कर दिया जाता है। यह अन्य ड्रेसरों की अपेक्षा कुछ महंगा होता है। इस ड्रेसर का अधिकतर प्रयोग सरफेस ग्राइंडर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर और कटर ग्राइंडर पर किया जाता है। सरफेस ग्राइंडर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, कटर ग्राइंडर पर कौन से ड्रेसर का यूज करेंगे? हम डायमंड ड्रेसर का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड। क्या बोल रहा है? ग्राइंडिंग व्हील और कार्य से संबंधित स्पीड को ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस स्पीड कहते हैं, अर्थात प्रति मिनट में ग्राइंडिंग व्हील। तो फ्रेंड्स क्या बोल रहा था? प्रति मिनट में ग्राइंडिंग व्हील जितनी धातु काटता है, यदि उसे फुट या मीटर में माप लिया जाए तो वह उसकी सरफेस स्पीड कहलाती है। इसे इस सरफेस स्पीड को फीट प्रति मिनट, एसएफ, पीएम और मीटर पर मिनट में प्रकट करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस स्पीड निम्नलिखित सूत्रों द्वारा निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स क्या रहता है? हमारा ग्राइंडिंग व्हील एक मिनट में जितनी धातु काटता है, यदि हम उसको एक लाइन में रखकर माप लें तो वही हमारी सरफेस स्पीड कहलाती है। तो क्या बोल रहा है? मीट्रिक पद्धति में इसकी सरफेस स्पीड कैसे निकालेंगे? तो मीट्रिक पद्धति में इसका सूत्र क्या रहता है फ्रेंड्स सरफेस स्पीड निकालने का? पाई डी एन बटे 1000। अब इसमें एस एम पी एम क्या है? सरफेस स्पीड मीटर पर मिनट। डी क्या रहता है? हमारा व्हील का व्यास। एन क्या रहता है? व्हील की चक्करों की प्रति मिनट संख्या मतलब आरपीएम। और पाई का मान रहता है 22/7। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक ग्राइंडिंग व्हील का व्यास 200 mm है। कितना है? 200 mm। और वह 2800 आरपीएम पर चल रहा है। तो उसकी सरफेस स्पीड निकालो। सरफेस स्पीड का सूत्र क्या रहता है फ्रेंड? डी हो गया 200 mm, एन हो गया 2800 mm। तो क्या हो जाएगा? एस एम पी एम बराबर पाई डी एन बटे 1000। तो क्या आ जाएगा? पाई का मान है 22/7, तो 22 ऊपर रहेगा। डी का मान कितना दिया है? 200, 200 रख दिया। और एन का मान दिया 2800, तो 2800 रख दिया। 7/1000 आ गया। तो फ्रेंड 7 से हम 28 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 बार। 7 चौके 28, तो यहाँ पर कितना हो गया? 400। दो जीरो से हमने दो जीरो काट दी। यहाँ आपको फ्रेंड दिख रहा होगा, ये दो जीरो से ये जो, एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो दो जीरो हैं, ये दो जीरो से हमने ये दो जीरो काट दी। ये दो जीरो से हमने ये दो जीरो काट दी। और 7 से काट दिया 28 को 4 बार, ऊपर बचा हमारा 4। और इस एक जीरो से हमने ये 200 की एक जीरो काट दी। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा 22 दूनी 44, और सॉरी फ्रेंड्स 20 चौके 80, ये 20 का 4 में गुणा हो गया, और 80 का गुणा 22 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1760 मीटर पर मिनट। तो फ्रेंड्स ऐसे इसका न्यूमेरिकल बनता है। दूसरा आ जाता है ब्रिटिश पद्धति। अब फ्रेंड जो हमारी सरफेस स्पीड रहती है उसको हम ब्रिटिश पद्धति में कैसे निकालते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ब्रिटिश पद्धति में कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र रहता है पाई डी एन बटे 12। मीट्रिक पद्धति में रहता है पाई डी एन बटे 1000, और ब्रिटिश पद्धति में रहता है पाई डी एन बटे 12। तो इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या बोला है? एक ग्राइंडिंग व्हील का व्यास 7 इंच है और वह 2400 आरपीएम पर घूम रहा है। तो इसकी सरफेस स्पीड क्या होगी? तो डी हो गया 7 इंच, एन हो गया 2400 आरपीएम। तो सूत्र लगाएंगे पाई डी एन बटे 12। तो 22 गुणा, और डी कितना दिया है? 7 इंच दिया है। एन कितना है? 2400। तो 7/12, 7 से 7 कट जाएगा। 12 से 24 काट देंगे दो बार, 12 दूनी 24। 200 का 22 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4400 फुट पर मिनट। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा नोट। क्या बोल रहा है? पाई डी एन बटे 1000 मीटर पर मिनट। एक मीटर में कितना एमएम रहता है? 1000 एमएम रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अब इसकी हम स्पीड किससे में निकाल रहे हैं? मीटर पर मिनट में। तो एक मीटर में कितना एमएम रहता है? 1000 एमएम, तो इसलिए हम 1000 से भाग देते हैं। अब एक फुट में 12 इंच रहता है, तो इसलिए इसकी इकाई क्या है? फुट पर मिनट। तो एक फुट में 12 इंच रहता है, इसलिए हम 12 से भाग देते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम ग्राइंडिंग व्हील की फीड। ग्राइंडिंग व्हील की फीड क्या रहती है? तो बोल रहा है ग्राइंडिंग व्हील के एक चक्कर में कार्यखंड द्वारा चली गई दूरी को फीड कहते हैं। मतलब ग्राइंडिंग व्हील एक मिनट में जितने कार्यखंड के चक्कर लगाता है या कार्यखंड को जितना काटता है उसको हम फीड बोलते हैं। इसे एमएम पर चक्कर मतलब एमएम पर रेवोल्यूशन में व्यक्त किया जाता है। किससे? एमएम पर रेवोल्यूशन। रफ कट के लिए इसका मान कितना रहता है फ्रेंड्स? रफ कट के लिए इसका मान रहता है 0.025 से 0.1 mm प्रति चक्कर होता है। फिनिशिंग कट के लिए इसका मान 0.00
625 से 0.125 mm प्रति चक्कर होता है। तो वही बोल रहा है, नोट क्या बोल रहा है, रफ कट के लिए कम स्पीड पर अधिक फीड, मतलब रफ कट, जब हम रफ कट लगाते हैं तो उसके लिए क्या रखता है, कम स्पीड रहती है और फीड अधिक रहती है। और फिनिशिंग कट के लिए हम स्पीड को अधिक रखते हैं और फीड को कम रखी जाती है। एक पॉइंट और क्या बोला है, गीली ग्राइंडिंग की अपेक्षा सूखी ग्राइंडिंग में कम फीड प्रयोग करते हैं। गीली ग्राइंडिंग जो हमारी रहती है उसकी अपेक्षा हम, जो गीली ग्राइंडिंग की अपेक्षा हम सूखी ग्राइंडिंग में कम फीड का यूज करते हैं। अब आ जाता है स्नैगिंग। स्नैगिंग क्या रहता है, यह एक रफ ग्राइंडिंग प्रक्रिया है। फोर्जिंग, कास्टिंग अथवा वेल्डिंग किए गए कार्यखंडों की सतहों को हैंड ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड करने को स्नैगिंग कहते हैं। मतलब स्नैगिंग भी एक हमारी ग्राइंडिंग प्रोसेस है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है स्नैगिंग क्या है, तो स्नैगिंग हमारी एक ग्राइंडिंग प्रोसेस है। अब आ जाता है प्रिसीजन ग्राइंडिंग। पार्ट्स को किसी निश्चित टॉलरेंस में बनाने के लिए प्रिसीजन ग्राइंडिंग की जाती है। प्रिसीजन ग्राइंडिंग द्वारा 0.01 mm अथवा 0.001 इंच की शुद्धता प्रदान की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट नो फ्रेंड्स पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। क्या बोल रहा है, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में कार्य मतलब जॉब और ग्राइंडिंग व्हील विपरीत दिशा में घूमती है। इंटरनल सिलेंड्रिकल, जब हम ग्राइंडिंग करेंगे, कोई भी हम पाइप वगैरह पर ग्राइंडिंग करेंगे, तो जो हमारा जॉब रहेगा और ग्राइंडिंग व्हील एक दूसरे के कैसे विपरीत, मतलब अपोजिट घूमेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, एक्सटर्नल बाहरी सेंटरलेस ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग व्हील और जो रेगुलेटिंग व्हील रहता है कैसा रहता है, एक ही दिशा में घूमता है। ऑफ हैंड ग्राइंडिंग में कार्य को ऑपरेटर की हाथ में पकड़ते हैं। बेंच ग्राइंडिंग मशीन हल्के कार्यों की ऑफ हैंड ग्राइंडिंग करने के लिए उपयोगी होती है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग केवल सिलेंड्रिकल पीसों की ग्राइंडिंग के लिए उपयोगी होता है। ग्राइंडिंग सतह की सरफेस फिनिश को कितने चिन्ह से दर्शाते हैं, दो त्रिभुज चिन्ह से दर्शाते हैं। जो ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस फिनिश रहती है उसको दो त्रिभुज चिन्ह से दर्शाते हैं। अब आ जाती हैं ग्राइंडिंग मशीनें। तो फ्रेंड्स हमने ग्राइंडर तो पढ़ लिया, लेकिन अब ग्राइंडिंग मशीनें कौन कौन सी हैं, तो बोला वर्कशॉप में मुख्यतः निम्नलिखित ग्राइंडिंग मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली है बेंच ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर फ्रेंड्स आज सभी ने अपनी वर्कशॉप में पक्का से देखा होगा। तो बोल रहा है यह छोटे साइज की ग्राइंडिंग मशीनें होती हैं जिनको बेंच पर फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। कैसा रहता है, छोटे साइज की रहती हैं और बेंच पर फिट करके प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके स्पिंडल के दोनों सिरों पर एक एक ग्राइंडिंग व्हील फिट रहता है। इनमें एक व्हील रफ और दूसरा फाइन होता है। आपने देखा होगा एक व्हील रहेगा जिससे हम रफ ग्राइंडिंग करते हैं, एक व्हील रहता है जिससे फिनिशिंग करते हैं। इस ग्राइंडर का अधिकतर प्रयोग छोटे छोटे साइज के टूल्स को और पार्ट्स की ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। ऑफ हैंड ग्राइंडिंग का मतलब रहता है फ्रेंड्स हाथ में पकड़कर जब हम जॉब को ग्राइंडिंग करते हैं तो उसे हम ऑफ हैंड ग्राइंडिंग बोलते हैं। दूसरा आ जाता है पेडिस्टल ग्राइंडर। यह बेंच ग्राइंडर की अपेक्षा बड़े साइज की मशीन होती है। इस पर एक पेडिस्टल पर एक मोटर और ग्राइंडिंग व्हील तथा स्पिंडल फिट रहते हैं। इसके स्पिंडल के दोनों और एक एक ग्राइंडिंग व्हील फिट रहते हैं जिनमें से एक व्हील रफ और दूसरा फाइन होता है। इस ग्राइंडर का प्रयोग बड़े साइज के टूल्स की ऑफ एंड ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। बड़े साइज के टूल्स की ऑफ एंड ग्राइंडिंग के लिए पेडिस्टल ग्राइंडर का यूज करते हैं। अब आ जाता है थर्ड हमारा पोर्टेबल ग्राइंडर। यह छोटे साइज का ग्राइंडर होता है जिसको पर केवल एक ही व्हील फिट रहता है। इस ग्राइंडर को कार के पास ले जाकर प्रयोग में लाया जाता है। इस ग्राइंडर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कार बहुत दूर, बहुत बड़ा हो या उसे ग्राइंडर के पास ना ले जाया जा सके। इसमें प्राय रफ ग्राइंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स रफ ग्राइंडर आपने देखा होगा, ये हमारा इसमें एक ही व्हील लगा रहता है जिसके द्वारा हम किसी भी पाइप या किसी भी वस्तु को काट सकते हैं और इसके द्वारा किसी भी पार्ट्स की ग्राइंडिंग कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा क्या रहता है, कार्य बहुत, तो फ्रेंड जो हमारा पोर्टेबल ग्राइंडर रहता है इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर यूज करते हैं। अब आ जाता है फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडर। यह भी पोर्टेबल ग्राइंडर होता है जिसको एक लंबी फ्लेक्सिबल सॉफ्ट होती है जिसके एक स्टैंड के साथ लगी हुई मोटर के साथ जोड़ दिया जाता है। इस फ्लेक्सिबल सॉफ्ट के सिरे पर ग्राइंडिंग व्हील फिट रहता है। इस ग्राइंडर का प्रयोग भी कार के पास ले जाकर किया जाता है। इसमें प्राय क्या रहता है, रफ ग्राइंडिंग होती है। जो हमारा फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडर रहता है इसमें कौन सी ग्राइंडिंग होती है, रफ ग्राइंडिंग। अब आ जाता है सरफेस ग्राइंडर। इस ग्राइंडर का मुख्य प्रयोग जॉब की समतल सतह बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन से किसी जॉब के साइज को सूक्ष्मता से फिनिश किया जाता है, मतलब सूक्ष्मता से फिनिश करने के लिए सरफेस ग्राइंडर का यूज करेंगे। अब आ जाता है एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। मतलब एक्सटर्नल मतलब रहता है बाहरी सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। तो ये क्या रहता है, इस प्रकार के ग्राइंडर का प्रयोग सीधे सिलेंड्रिकल सरफेस की ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। इस मशीन पर जॉब को सेंटरों के बीच में बांधकर प्रयोग में लाते हैं। जो एक्सटर्नल मतलब बाहरी सिलेंड्रिकल ग्राइंडर रहता है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जॉब को सेंटरों के बीच बांधकर प्रयोग में लाते हैं। अब आ जाता है इंटरनल मतलब अंदरूनी, अंदरूनी सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। तो क्या बोल रहा है, इस मशीन के द्वारा सीधे या टेपर होल को सूक्ष्मता से ग्राइंड किया जाता है। मतलब सीधे या टेपर होल के लिए किसका यूज करते हैं, अंदरूनी सिलेंड्रिकल ग्राइंडर या इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। इसमें छोटे छोटे साइज के ग्राइंडिंग व्हील प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से छोटे छोटे साइज के। अब आ जाता है सेंटरलेस ग्राइंडर।
केंद्र रहित ग्राइंडर, मतलब जिसमें केंद्र नहीं रहता है। तो ये फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा ग्राइंडिंग व्हील हो गया, ये हो गया हमारा जॉब, और ये हो गया हमारा कंट्रोल व्हील। तो क्या बोल रहा है, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। बोल रहा है सेंटरलेस ग्राइंडिंग में एक ग्राइंडिंग व्हील होता है और दूसरा रेगुलेटिंग व्हील होता है। ये हो गया हमारा रेगुलेटिंग व्हील, ये दिख रहा है, ये रेगुलेटिंग व्हील है। इसमें रेगुलेटिंग व्हील जॉब को सहारा देता है, ये रेगुलेटिंग व्हील जॉब को सहारा दे रहा है। और क्या बोला है, ग्राइंडिंग व्हील कटिंग करता है, तो ये ग्राइंडिंग व्हील कटिंग कर रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इनको भी पढ़ लेते हैं। बोल रहा है लोबिंग सेंटरलेस ग्राइंडिंग में उत्पन्न होने वाला एक दोष है। जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग है इसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है, लोबिंग। सेंटरलेस ग्राइंडर में रेगुलेटिंग व्हील का झुकाव कोण 0 से 8 डिग्री होता है। जो रेगुलेटिंग व्हील है इसका झुकाव कोण कितना रहता है, 0 से 8 डिग्री। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में जो वास्तविक फीड दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है, पाई डी एन साइन अल्फा द्वारा दिया जाता है। सेंटरलेस के मशीन में जॉब को कितने रोलर्स के बीच पकड़ा जाता है, 3 रोलर्स के बीच पकड़ा जाता है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में रेगुलेटिंग व्हील 100 से 180 मीटर पर मिनट की गति पर घूमता है। धातुओं के लिए आ जाती है क्या, ग्राइंडिंग स्पीड। कास्ट आयरन के लिए ग्राइंडिंग स्पीड 1800 मीटर पर मिनट। प्लेन कार्बन स्टील के लिए 1500 से 2000 मीटर पर मिनट। ब्रोंज के लिए 1200 मीटर पर मिनट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे ग्राइंडर चैप्टर, इसको हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर ड्रिल को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।